सत श्री अकाल बेटा जी, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फिज़िक्स। ये हमारा पहला चैप्टर फिज़िकल वर्ल्ड की बात हो रही है, तो आज हम इसका पार्ट 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। दूसरा वीडियो भी आएगा, पर सबसे पहले ध्यान दे लेते हैं एक जो बेसिक हमारे पास क्वेश्चन है कि फ़िज़िक्स है ही क्या, किस तरह से हम इसका आंसर दें। तो सबसे पहली बात जो आपकी, हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो आप बुक में देखेंगे तो ये बात पहले ही क्लियर कर दी जाती है कि फिज़िक्स की कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन बनाना मुश्किल है। यानी कि पहले ही सरेंडर हो गया, तो हमें बताया जा रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है फिज़िक्स को दो लाइन में बयां कर देना या उसे डिफ़ाइन कर देना। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम फिज़िक्स को दो वर्ड्स में डिफ़ाइन कर दें या एक डेफिनेशन लिख दें। फिर भी एक चलिए ट्राई करते हैं, और इस ट्राई में हम कह सकते हैं कि फिज़िक्स क्या करती है, हमें बताती है, टेल्स अबाउट, किसके बारे में, मैटर एंड एनर्जी बिहेवियर इन स्पेस एंड टाइम। यानी कि हमने एक डेफिनेशन देने की ट्राई की है, तो एक डेफिनेशन उसमें से आती है कि फिज़िक्स क्या करती है, हमें बताती है कि मैटर और एनर्जी स्पेस एंड टाइम में कैसे बिहेव करते हैं, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश। अगर हम ले लें एक बॉल, ये हवा में ऊपर जाएगी, कितने टाइम में वापस आ जाएगी, टाइम नोट कर लेते हैं। तो हम ये टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये बॉल कैसे बिहेव करेगी स्पेस में और टाइम में। स्पेस यहाँ पर ये आउटर स्पेस ही मत समझें, हर जगह। यानी कि जो नॉर्मल स्पेसेस होते हैं, जो आप जगह की बात करते हैं, किसी जगह की बात करते हैं, चाहे वो स्पेस में हो या अर्थ पे हो, तो यहाँ पर वो स्पेस की बात हो रही है, जेनरिक टर्म में बात हो रही है। तो दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो हमने एक डेफिनेशन की ट्राई किया, और विच इज़, ये हमें बताती है फिजिक्स टेल्स अस अबाउट मैटर एंड एनर्जीज बिहेवियर, या एस लगा सकता हूँ, यानी मैटर और एनर्जी का बिहेवियर इन स्पेस एंड टाइम। क्या होगा मैटर के साथ, क्या होगा एनर्जी के साथ। अब अगर कोई इजी डेफिनेशन लेनी है, तो एक तो ये ट्राई किया एक इजी कुछ याद रखने के लिए, जो हम नॉर्मली अगर कोई हमें पूछे कि फ़िज़िक्स क्यों पढ़ रहे हो और फिज़िक्स कैसे पढ़ रहे हो, फिज़िक्स है क्या, तो एक शब्द में अगर आंसर देना हो, तो हमारे ग्रीक फिलोसफर जो हैं उन्होंने इस तरह से आंसर दिया। उन्होंने बोला फिज़िक्स नेचर है। फिज़िक्स क्या है, नेचर है, यानी कि प्रकृति। अब प्रकृति में कौन आ जाता है, सभी आ जाते हैं, हम भी तो प्रकृति के ही उत्पाद हैं, हम कुछ प्रकृति से अलग तो नहीं हैं। यानी कि हम भी नेचर हैं। यानी कि अगर हमने नेचर को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, नेचर अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी अच्छी हो गई, इसका मतलब इक्वल टू लगा रहा हूँ, यानी कि हम फिज़िक्स भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। यानी कि नेचर को जानना, ये फिज़िक्स का काम है, यही फिज़िक्स है। फिज़िक्स क्या है, नेचर को जानना, क्वेश्चन पूछना। जैसे पंखा किस तरह चलता है, गाड़ियाँ किस तरह से चलती हैं, सूरज क्यों इस तरफ जा रहा है, चंद्रमा क्यों ऐसा दिखता है, ये सब क्वेश्चंस नेचर के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम कह सकेंगे अरे ये तो फिज़िक्स के क्वेश्चन है, क्योंकि फिज़िक्स क्या है, नेचर की स्टडी ही तो है। अब आ जाइए, यहाँ पर हमने ये डेफिनेशन का थोड़ा सा पार्ट किया। अब सर फिज़िक्स में किस तरह से पढ़ा जाए, हम फिज़िक्स को किस तरह से हमें स्टडी करना चाहिए। तो उसके लिए हमें दो प्रिंसिपल दे दिए जाते हैं। एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म, ये दो प्रिंसिपल्स माने जाते हैं फिज़िक्स के। ये क्या हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं। तो ये दो प्रिंसिपल्स की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोनों क्या थे, ये प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत। इनमें क्या हो रहा है, ये क्या बताना चाहता है कि अगर हम
नेचर को जानना चाहते हैं या फिज़िक्स को जानना चाहते हैं, तो देखिए दो तरह का अपना अप्रोच रखिए, दो तरह के प्रिंसिपल्स जो हैं वो ध्यान में रखिए। यूनिफिकेशन, यूनियन समझ आ रहा है, यानी कि इकट्ठा करना किसी चीज़ को। रिडक्शन, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड, रिड्यूस कर देना, वहाँ से हमें ये वर्ड्स पता लग रहा है। तो अब देखते हैं यूनिफिकेशन का मतलब क्या है और रिडक्शनिज्म का मतलब क्या है। यूनिफिकेशन का मतलब डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना explained by one or few concepts। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये क्या लिख दिया यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि एक सिद्धांत हमारा फिजिक्स का बोलता है कि हम ये ट्राई करेंगे, ये हमारा एक प्रिंसिपल है जो हमेशा दिमाग में रहेगा, सिद्धांत रहेगा कि हम ट्राई करेंगे, साइंटिस्ट्स ट्राई करेंगे, फिजिसिस्ट ट्राई करेंगे कि बहुत सी चीज़ें, बहुत डाइवर्स चीज़ें एक ही कॉन्सेप्ट से हल हो जाएं या कुछ कम कॉन्सेप्ट से हल हो जाएं। यानी कि जिस तरह से, एक एग्जांपल लें, अगर एप्पल देखा न्यूटन ने तो ग्रेविटेशन की बात की, तो जब चांद देखा होगा तो उससे कुछ, चांद के लिए कुछ अलग लॉ नहीं लग रहा है, सेम यूनिफाइड, यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट से दोनों चीज़ों को समझ लिया जा रहा है या समझा दिया जा रहा है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। इन सिद्धांतों का ध्यान रखना है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन किया, उसमें हमने कुछ लॉजिक लगाया और जब कोई दूसरा क्वेश्चन आया तो पिछले क्वेश्चन के बारे में सोचा तक नहीं। तो हम ट्राई करेंगे कि क्या ये दूसरा जो नया क्वेश्चन आया है पिछले क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड है। अगर है तो हमें ट्राई करना चाहिए नॉलेज को यूनिफाइड करने का, इकट्ठा करने का, जिस तरह से न्यूटन ने किया। न्यूटन के जो लॉ थे ग्रेविटेशन का, जो हम +1 में पढ़ते हैं, वो उसी तरह से इस सेब में भी लगता है और उसी तरह से चंद्रमा पे भी लगता है, सन पे भी लगता है, जुपिटर पे भी लगता है। तो इस तरह से हमने यूनिफिकेशन को समझा। अब देखिए रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब है टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम we firstly understand its simpler parts। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिडक्शनिज्म का क्या ध्यान रखना है, किस तरह से फिजिक्स पढ़नी है। वो बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम मिल जाता है, यानी कि बोलते हैं ना, जैसे अगर मैथ की कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आ गई तो स्टेप बाय स्टेप चलो, क्योंकि हर एक, आपने एक क्वेश्चन को एक स्टेप में करने की कोशिश नहीं कर रही है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको सिंपल सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उस हिसाब से हम उन स्टेप्स को फॉलो करते गए और एट लास्ट हमने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। किस तरह से समझ सकते हैं, कॉमन लाइफ में अगर हमारे पास साइकिल हो और कोई बोलता है कि साइकिल कैसे चलती है ये समझाइए। अब साइकिल कैसे चलती है, इसमें ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एक सेंटेंस में आप आंसर नहीं कर सकते, बट हाँ इसको आप ज़रूर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि आप पहले क्या बोलेंगे, एक काम करते हैं, पहले पैडल्स को समझ लेते हैं, चलो फिर व्हील्स को समझ लेते हैं, फिर स्टेयरिंग को समझ लेते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर लॉ लगाया रिडक्शनिज्म का, या प्रिंसिपल लगाया, या एक तरीका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझने का। हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इसके पार्ट्स में बांट लिया और तब अगर हम ये सिंपल सिंपल पार्ट समझ गए, उसके बाद हम ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इसका आंसर दे पाएंगे कि साइकिल चलती कैसे है। तो इस तरह से ये दो प्रिंसिपल्स हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं।
हमें क्या ट्राई करना है कि अगर एक तरीके से हल निकलता है तो नई नई चीज़ें हर बार बनाने की कोशिश नहीं कर रही हैं। हमें ट्राई करना है कि एक ही लॉ से दो क्वेश्चन बन जाए। हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं फॉर एग्जांपल। आपका मन नहीं करता कि सर एक ही चैप्टर होता तो कितना अच्छा होता फिजिक्स का? तो मैं बोलूँगा सर इतनी सारी इक्वेशंस हैं, वो कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं? तो आप बोलते हैं सर कुछ अभी तक इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई क्या? बट हो सकता है आगे जाकर हम किसी ऐसी इक्वेशन में, आप जब बड़े हो जाएं तो आप एक ऐसी इक्वेशन बना दें जिससे सारे चैप्टर्स का आंसर निकल जाए। तो ये ट्राई किसकी है? क्या ये ट्राई हम नहीं करते? हर एक साइंटिस्ट नया चैप्टर बनाना चाहता है? नहीं, वो हमेशा चाहते हैं, उनका ट्राई जो ये रहता है कि हम समझें एक ही लॉ से सारी चीज़ों को। उनका ट्राई हमेशा यही रहेगा, हर बार कुछ नया ना कर दें, हर बार एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से ना समझें। यानी कि न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटेशन लॉ एप्पल का अलग, और यहाँ पे जब चंद्रमा की बात की, मून की बात की, तो यहाँ पर अलग। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक आ जाता है, सर हमने ये बात कर ली, डेफिनेशन की साइड बात की, फिर हमने प्रिंसिपल्स की बात की और काफ़ी डिटेल में यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म समझा। अब थर्ड चीज़ आ जाती है स्कोप। जैसे हम बोलते हैं कि सर इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है? ठीक है, इंजीनियरिंग, तो स्कोप का मतलब क्या होता है? एक परिधि, यानी कि इंजीनियरिंग इसके अंदर अंदर ही होगी, इसका बाहर स्कोप नहीं है। जैसे कोई बोले मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अब मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, तो हम बोलेंगे अरे इंजीनियरिंग का तो ये स्कोप ही नहीं है, वो तो मेडिकल साइंस है, वो तो उसका स्कोप है। इंजीनियरिंग का स्कोप इंजीनियर्स तक है, तो आप कैसे कर रहे हैं? बोलेंगे अच्छा फिर मैं इंजीनियर हूँ, क्या फिजिसिस्ट बन सकता हूँ, क्या मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ? हाँ, वो आप ज़रूर बन सकते हैं। तो हम इस तरह से किसी भी चीज़ का जनरल भाषा में स्कोप की बात करते हैं। तो फिजिक्स का स्कोप क्या होगा? देखिए यहाँ डिफाइन कैसे कर दिया है नेचर से, क्या बता भी पाएंगे कुछ शब्दों में कि फिजिक्स का स्कोप क्या होगा? बहुत मुश्किल है, बट फिर भी हम मुख्यतः दो भागों में से बांट देते हैं। एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो, यानी कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। और इसको माइक्रो को हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोल देते हैं या मॉडर्न साइंस भी बोल देते हैं, और मैक्रो फिजिक्स को हम क्लासिकल भी बोल देते हैं, क्लासिकल फिजिक्स भी बोल देते हैं। अब ये क्लासिकल और मॉडर्न में क्या फ़र्क पड़ गया वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे क्लासिकल सॉन्ग्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, क्लासिकल सॉन्ग हैं मतलब हम ज़्यादातर जनरल भाषा में पुराने गानों की बात करते हैं, जबकि मॉडर्न अभी अभी नया आया होता है। या जो माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट की बात करती है फिजिक्स, वो अभी अभी नई है कंपेयर टू क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल मतलब काफ़ी टाइम से इस पर चर्चा हो रही है, इस पे फिलोसफर्स अपने व्यू दे रहे हैं, साइंटिस्ट अपने लॉज दे रहे हैं। तो ज़्यादातर हमारा जो मैक्रोस्कोपिक टॉपिक्स हैं वो +1 में आते हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक है वो +2 में आते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। माइक्रोस्कोपिक में क्या हो गया? एटम है फॉर एग्जांपल, और ये इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इनकी स्टडी कर रहे हैं तो हम बोलेंगे अच्छा आप माइक्रोफिजिक्स जो है वो पढ़ रहे हैं, और ये मॉडर्न साइंस है। क्यों? क्योंकि पहले तो हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं थे कि हम जान भी पाएँ कि एटम के अंदर क्या है। जिस जिस तरह से साइंस प्रोग्रेस कर रही है हमें पता लग रहा है, और मॉडर्न साइंस और इनरिच हो रही है और बढ़ रही है। बट क्लासिकल में क्या हो गया? क्लासिकल में देखिए आ गई हमारी अर्थ। मैक्रो है, माइक्रो नहीं है, छोटी छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है। तो अर्थ की बात क्या, इसके लिए देखने के लिए हमारी धरती को हमें माइक्रोस्कोप का इंतज़ार करना पड़ता कि जब जो सिविलाइजेशन है उसमें माइक्रोस्कोप बनेगा तभी हम अर्थ के बारे में जान पाएंगे? नहीं, फ्रीडम था। इसीलिए पुराने विचारक जो थे वो मैक्रोस्कोपिक पर अपनी जो है बातें रख चुके थे। ये एक पुरानी साइंस है, एक क्लासिकल साइंस है, इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक साइंस। बेटा आज के लिए हम पार्ट 1 में इतना ही करेंगे। छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, हमने इसमें किया क्या क्या। हमने फिजिक्स के बारे में बात की, आपका चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, इसका हमने शुरुआत कर दिया है। उसमें पार्ट 1 किया हमने, डिफाइन करने की कोशिश की, एक डेफिनेशन याद से भी कर ली, फिर एक इजी भी कर ली कि नेचर बोल दीजिए फिजिक्स की लर्निंग को।
और उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंसिपल्स किए दो, एक था यूनिफिकेशन, दूसरा था रिडक्शनिज्म। उनकी हमने थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख लिया। फिर हमने स्कोप पढ़ा, स्कोप होता क्या है, स्कोप जनरल भाषा में कैसे यूज़ करते हैं वो समझा। और फिज़िक्स को, माइक्रोफिज़िक्स और माइक्रोफिज़िक्स क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में, तो वो हमने भी बात कर ली। इसे मॉडर्न क्यों कहा जाता है, इसे क्लासिकल, वो भी हमने कवर किया। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।